हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल ऑफ आपकी कक्षा। चलिए आज अपना नया सेगमेंट जो है उसको शुरुआत करते हैं। क्या है? एडवेंट ऑफ डच। हमने पिछले लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था, तो उसी के आगे पार्ट 2 चालू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे मैंने आपको ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बताया था। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में मैंने यही बताया था कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के ये जो बेस्ट कोस्टल एरिया है, बेस्ट कोस्टल एरिया यानी कि पश्चिम का जो तटीय क्षेत्र है, इस वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर डच लोग सीधे नहीं आ सकते थे। इसीलिए उनको यूरोप से अगर आना था तो इधर का रास्ता नहीं शूट करता था। तो वो किस रास्ते से होकर जाए? सीधा यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से फिर ये इधर आए। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों जो डच है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया से नहीं आए। ठीक, एक्चुअली में बात यह था कि यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी था। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही ये यहाँ पे नहीं आ पाए। और आगे की मैं बात इसी के आगे ही कंटिन्यू करता हूं। क्या हुआ? यह क्षेत्र जो था इंडोनेशिया का, मैंने आपको बताया था कि ये है, इसका नाम क्या था? मलय द्वीप था। क्या था इसका? मलय द्वीप। मलय द्वीप इंडोनेशिया का क्षेत्र से इधर भारत को आए। फिर मैं आपको यहाँ पे बताया था कि जो डच थे, डच का जो पहले गुलाम था, किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था। और मैंने उस वीडियो में 1581 शुरू में बताया था, बाद में 1681 लिखा था। बस इसी वजह से कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट करें। राइट वो है आपका 1581। ठीक, ये 1581 क्या है? स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। कौन? डच। यानी कि स्पेन का पहले गुलाम था। ये डच जो है ये स्वतंत्र हुआ। ये डच क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ? स्पेन से। कब स्वतंत्र हुआ? तो 1581 ईस्वी में। ये बात समझ में आई। दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि स्वतंत्र होने के बाद ये अपना व्यापार वहीं पे यूरोप में करते, और यूरोप में करते करते ये लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि मुझे भी भारत जाना है, वहां पर मुझे व्यापार करना है। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जरा देखिए, बात ये है कि हमने अब यहाँ पे भारत में ये क्या करते हैं इसकी बात समझते हैं। भारत में डच क्या किए? डच क्या किए? तो भारत में डच क्या किए उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत में इनका आगमन कब हुआ। तो भारत में ये आए तो 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में वहां से यूरोप से चले, और 1597 ईस्वी में ये कहां पे पहुंच गए? 1597 ईस्वी में ये भारत पहुंच गए। तो भारत पहुंचे तो कौन पहुंचा ये बताओ? भारत पहुंचे तो भारत पहुंचने वाला कौन था? वो उसका नाम पूछ लेगा तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो डे हस्तमान भी उसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको आ जाएगा। तो नाम है उसका डे हस्तमान। क्या है? डे हस्तमान। ये आपका भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। ठीक, कहीं कहीं पर डे हस्तमान को कार्नेलियस डे हस्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नेलियस डे हस्तमान। कार्नेलियस डे हस्तमान, कार्नेलियस डे हस्तमान भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो यही था आपका भारत पहुंचने वाला प्रथम डच व्यक्ति। ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे करते हैं। तो 1597 ईस्वी में ये भारत आया। कहां से होते हुए? मलयद्वीप से होते हुए। कहां से नहीं हुआ? आपका इधर वेस्टर्न कोस्टल एरिया से भारत के नहीं आया। ठीक है ना? क्यों नहीं आया वो सारा चीज मैंने बता दिया। अब आपको ये बताते हैं कि चलिए आया तो, बट डच की कंपनी कब बनी? कंपनी की स्थापना कब हुआ इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। कंपनी स्थापना हुआ था आपका 1602 ईस्वी में। कब हुआ था?
1602 ईस्वी में। और जो कंपनी बनी थी उस कंपनी का नाम क्या था? अगर हमसे नाम पूछा जाए तो उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कंपनी ऑफ नीदरलैंड ये आपका था क्या? डच के कंपनी का नाम, जो 1602 ईस्वी में। लेकिन अगर इसके संयुक्त कंपनी का नाम पूछें कि मूल रूप से इसके संयुक्त कंपनी का नाम बताओ, मूल रूप से संयुक्त कंपनी का नाम क्या था? तो इसका नाम था वेरी गंदे ओस्ट इंडिसे। तो देखिए काफी नाम डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए वेरी गंदे ओस्ट इंडिसे। ये इसका मूल नाम था, मूल रूप से नाम था। इसी को शॉर्ट रूप में VOC कहते हैं, वेरी गंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ठीक है ना। तो ये डच की कंपनी का नाम था, अंग्रेजी में इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बोलते हैं। अब बात आती है कि यूनाइटेड से हमें कुछ समझ में आ रहा है। यूनाइटेड का मतलब होता है संयुक्त रूप से। अब संयुक्त रूप से का मतलब है कि जो ये कंपनी थी कोई एक कंपनी नहीं थी, बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर ये कंपनी बन गई थी, यानी कि संयुक्त रूप से ये कंपनी थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संयुक्त रूप से मिली हुई कंपनी थी, मिली हुई क्या थी? कंपनी थी। यहां पे मैंने अगर ये लिखा तो इसका एक मतलब ये है कि एक कंपनी नहीं आई थी, कई सारी कंपनियां मिलकर संयुक्त होकर यूनाइट होकर आई थी, तो इसीलिए मैंने लिखा संयुक्त रूप से बनी हुई कंपनी थी। तो इसका मतलब कई कंपनियां थी। क्या थी? कई कंपनियां थी। ये बात आपको समझ में आई? इसीलिए संयुक्त रूप से ये जो मिली जुली कंपनियां हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। तो अगर आपसे कभी पूछ ले संयुक्त पूंजी कंपनी किसे कहते हैं, फ्रांस वाले कंपनी या पुर्तगाल वाले या फिर अंग्रेज वाले, तो आपको याद रखना होगा कि जो डच थे वही हमारे थे क्या? संयुक्त पूंजी कंपनी। तो डच वाले को, ये जो डच है, इस डच वाले को क्या नाम से और जानेंगे? संयुक्त पूंजी कंपनी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसे संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे मैंने एक शब्द लिखा पूंजी। पूंजी का मतलब क्या हुआ? ये लोग जो धन कलेक्ट करते थे, किसी चीज को धन को कलेक्ट करना माने है पूंजी। तो ये धन को कलेक्ट करने से एक यहां से बात और निकल के आई कि ये जो कंपनी थी ये अपना शेयर निकालती थी। क्या निकालती थी? शेयर निकालती थी, शेयर निकालती थी, ठीक है ना। कहां से समझ में आया? क्योंकि पूंजी से जुड़ा है, पूंजी से जुड़ा है यानी कि पैसा से जुड़ा है, मनी से जुड़ा है, उसका मतलब है कि शेयर निकालती थी। अब तक जितनी सारी कंपनियां थी, कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो भारत में आई थी जिन्होंने शेयर निकाला हो। पहली बार जो कंपनी आई डच, वो अपनी शेयर निकाली और 200 सालों तक का जो भारत में राज किया, उन 200 सालों तक में जितने भी डच यात्री आए उनको खूब मुनाफा हुआ इस शेयर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति जुड़े हुए थे इस शेयर से, उनको मुनाफा बहुत हुआ। उनको क्या हुआ? मुनाफा बहुत हुआ। और कितना मुनाफा हुआ अगर ये पूछा जाए तो संयुक्त रूप से कुल मुनाफे का 18% ये मुनाफे के रूप में देते थे। कितना परसेंट? 18% ये मुनाफा के रूप में देते थे। अगर आगे बात करें कि 18% देते थे तो कितने सालों तक का ये प्रोग्राम था? 200 सालों तक का ये उनका राज था और 200 सालों तक का ये इनका शेयर बना रहा। अब यहाँ पे अगर मैंने शेयर का बात किया है तो एक बात यहाँ से और निकलता है कि शेयर होल्डर तो थे ही, कंपनी था ही, तो ये बैंक भी स्थापित किए थे। क्या किए थे? बैंक भी स्थापित किए थे। देखिए कितने सारे काम किए थे। अगर देखा जाए टेक्निकल रूप से तो ये जो डच लोग थे बहुत ही सोचने में आगे थे, परंतु बात क्या हुई, क्यों ये पीछे रह गए? क्योंकि इनके पास जनसंख्या और वहां पे जो यूरोप है, यूरोप में युद्ध चल रहा था।
उसी युद्ध के चलते हुए ये अपना ध्यान भारत में ज्यादा अच्छी तरह से नहीं दे पाए और उसी के चलते अंग्रेज लोग यहाँ पे आधिपत्य जमा लिए। बात समझ में आ रहा है, अपना स्थान यहाँ पे कब्जा कर लिए। तो मैंने आपको भारत डच में कैसे आए, किस तरह से आए, कब आए, प्रथम डच यात्री कौन था, उसका नाम क्या था और कितने सन में आए थे, और जो कंपनी आई थी उस कंपनी का मूल नाम क्या था, अंग्रेजी में क्या नाम था, हिंदी में क्या नाम था, और इसका जो सिंबल है क्या है, VOC। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इस तरह से इसका सिंबल बना होता है, इस तरह से इसका सिंबल बना होता है। इसका मतलब है वेरी गंदे ओस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आई? तो ये मैं उसका मूल नाम ये लिखा हूं। तो इतनी सारी बातें अब हो गई। तो भारत में आने से पहले ये इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया में कब आए थे? तो अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, ये मलय द्वीप है और ये इंडोनेशिया है, तो ये इंडोनेशिया में आए थे आपका कब? तो आने से पहले एक चीज समझिए, फिर मैं इसको सन के बारे में बताऊंगा कि किस ईस्वी में आए थे। यहाँ पर मसालों का पूरा कारखाना समझा जाता है, किसे? इंडोनेशिया को। इसीलिए इस इंडोनेशिया को आप लोग मसालों का द्वीप के नाम से भी जानेंगे, मसालों का द्वीप। मसालों का द्वीप अगर पूछा जाए किसे मसालों का द्वीप कहते हैं, तो क्या इंडोनेशिया को हम मसालों का द्वीप कहते हैं। अब अगर बात करते हैं तो कब आए थे, तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। देखिए कंपनी बनी 1602 ईस्वी में और वहां से चले थे कब? वहां से चले थे 1596 ईस्वी में यूरोप से। 1597 में पहुंचे, कार्नेलियस दे हस्तमान पहुंचा, लेकिन कंपनी बाद में बनी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 1605 ईस्वी में कंपनी के बनने के बाद ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आक्रमण किए। कहाँ पे? इंडोनेशिया पे। और जिस जगह पे आक्रमण किए उसका नाम था अम्बायना द्वीप। क्या नाम था? अम्बायना द्वीप। अम्बायना द्वीप। इसे ही अब वर्तमान में इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। इस पर कब्जा किया, युद्ध किया। इस पर किसका राज था? पुर्तगाल का था। यहाँ पे पुर्तगाल का राज था। पुर्तगाल को हराया किसने? डचों ने। और पुर्तगाल को हराने के बाद अम्बायना द्वीप यानी कि इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया। कब किया? 1605 ईस्वी में। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, मिलते हैं फिर। सारी चीज मिटा लिया आप लोगों ने, अच्छे से लिख लिया, नोट हो गया। चलिए, मैंने आपको बताया था 1605 में अम्बायना द्वीप पर जो युद्ध हुआ था, कौन किया था? पुर्तगालियों पर हुआ था, डचों ने किया था। और अम्बायना द्वीप जो इंडोनेशिया में है उसे जीत लिया था, ठीक है ना। तो अब उसी में ही है। आगे की अगर मैं बात करूं कि 1609 में, क्या पे बात कर रहा हूं? 1609 पे। इस पे क्या हुआ था? महत्वपूर्ण बात समझिए। यहाँ पर आपके गवर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। 1609 पे गवर्नर की अगर मैं बात कर लूं तो 2 गवर्नर थे। कितने गवर्नर थे? 2 गवर्नर थे। पहला जो गवर्नर था उसका नाम था आपका पाइटर बोथ। क्या नाम था उसका? पाइटर बोथ। तो पाइटर बोथ पहला गवर्नर था, ठीक है ना। और एक गवर्नर और था जिसका नाम था पाइटर सुन। क्या नाम था उसका? पाइटर सुन, ठीक है। ये 2 गवर्नर थे। कब की बात कर रहा हूँ? 1605 की। तो जो ये पाइटर बोथ का गवर्नर था, ये कहाँ का गवर्नर था उस समय पूछा जा सकता है। तो ये आपका, मैंने अभी इंडोनेशिया के बारे में बताया। इंडोनेशिया पूरब में पड़ता है। पूरब को जो द्वीप है उधर का ये गवर्नर था। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये पूर्वी द्वीप का गवर्नर था। पूर्वी द्वीप का गवर्नर था। तो पूर्वी द्वीप है कहाँ? वही इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वही का है पूर्वी द्वीप। तो वहां का गवर्नर कौन हुआ करता था? पाइटर बोथ हुआ करता था। बाकी अगर पाइटर सुन की बात करूं तो ये वही इंडोनेशिया में एक जगह है सुमात्रा। तो ये सुमात्रा का गवर्नर था, ठीक है ना। कब की बात कर रहा हूं? 1609 की बात कर रहा हूं। 1605 मैंने आपको बता दिया क्या हुआ था। वहां पे आपका युद्ध हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्या? अम्बायना। तो वहां पे जो युद्ध हुआ था उसके बारे में चर्चा हो गई। आगे यह हुआ है आपका 1609 का, जिसपे गवर्नर की चर्चा होनी थी। तो ये भी हो गया। अब अगर सुमात्रा की बात कर रहा हूं तो सुमात्रा है कहां? तो सुमात्रा है इंडोनेशिया में। कहां पे है भैया? इंडोनेशिया में है।
ये बात क्लियर हो गया, इंडोनेशिया में है। तो अगर यहीं पे बोलूं ये जो सुमात्रा है इसी इंडोनेशिया में है, यहीं पर एक स्थान है जकार्ता। क्या स्थान है? जकार्ता है। इस जकार्ता को भी किसने जीत लिया था? तो डचों ने इसको जीत लिया था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि डचों द्वारा इसे जीता गया। इसे क्या हुआ? जीता गया। अब डच जब इसको जीत लिए तो यहाँ के एक छोटा सा शहर था, वहां पे एक छोटा सा शहर बनाया, तो उस शहर का नाम था वटाविया। एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था वटाविया, और कब किया था? तो 1619 में किया था। कब किया था? 1619 में किया था। कौन सा शहर था? वटाविया था। कहां पर था? जकार्ता में था। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना। तो वटाविया शहर की स्थापना की, वटाविया शहर की स्थापना, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है ना? तो दो युद्ध मैंने देखा। पहला युद्ध क्या था? अम्बायना का। दूसरा वाला क्या देखा मैंने? कि जकार्ता को जीता, और जकार्ता पे फिर मैंने क्या बताया आपको? वटाविया नामक शहर की स्थापना की। फिर आगे मैं चलता हूं तो इन्होंने मलक्का को जीता था। मलक्का एक क्षेत्र है, इसको भी जीता। कहां का क्षेत्र है ये? तो ये भी इंडोनेशिया का क्षेत्र है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 16 कब की बात है? तो ये 1639 की बात है। 1639 की बात है। तो मलक्का को जीता। मलक्का को जीता। किसने जीता? डचों को। देखिए मैं यहाँ पे सारे जो युद्ध हुए हैं सारे युद्धों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिख दे रहा हूँ कि मलक्का, तो इस समझ लेना कि ये डचों ने जीता है। ठीक है ना? किससे जीता? उस समय पुर्तगाली से युद्ध करने के लोग थे, तो पुर्तगालियों से ही जीता। इतनी बात नहीं बताऊंगा, इतना आपको समझना होगा। अब आगे बात करें तो मलक्का के बाद एक स्थान आता है गोवा। तो गोवा को भी इसने जीता था, तो गोवा को भी लिख लेते हैं। तो कब हुआ था? 1641 में। 1641 में क्या जीता था? गोवा को जीता था। तो गोवा करके ऐसे बता दिया, तो आप समझ लेना कि गोवा को किसने जीता था? डचों ने जीता था। अब एक बात है कि 1656 की बात करते हैं। 1656, तो 1656 में सीलोन को जीता था। सीलोन। और 1658 की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका को जीता था। तो श्रीलंका या लंका यानी कि सीलोन की अगर बात करें, सीलोन को ही श्रीलंका कहते हैं या लंका कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो 1656 और 1658 में, तो ये आप लोग याद रखना कि सीलोन की बात आएगी तो 56 और लंका की बात आएगी तो 58। और अगर ऑप्शन में नहीं होगा, 58 नहीं होगा, तो आप लोग 56 को ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि सीलोन को क्या कहा जाता है? श्रीलंका। लेकिन अगर सीलोन है, 56 नहीं है, तो फिर 58 को आप लोग राइट आंसर मारेंगे। इसीलिए मैंने दोनों लिखवा दिया। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए 58 की बात हो गई कि लंका पे इन्होंने जीता। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है? भारत है। जरा देखिए भारत का मैप, ये भारत का दक्षिण का मैप है, ये मैंने बताया था। ठीक है ना? और इधर का क्षेत्र, जो ये इधर का क्षेत्र है, मैंने ये बताया था कि यह क्षेत्र है मालाबार का क्षेत्र। मालाबार का तट, मालाबार। ठीक है ना? तो मालाबार के क्षेत्र को भी इसने जीता। कब जीता? 1664 में जीता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि 1664 में क्या जीता? मालाबार के तट को जीता। मालाबार के तट के जो क्षेत्र थे उसको भी जीत लिया। और 1671 तक आते आते इन्होंने पुर्तगालियों को हटा दिया था। कहां से? मालाबार के क्षेत्र से पुर्तगालियों को हटा दिया था और संपूर्ण मालाबार के क्षेत्र पर अपना अधिकार इनका हो गया था, लगभग हो गया था। ठीक है ना? संपूर्ण कहने का मतलब ये है कि लगभग इस क्षेत्र पर उनका पूरी तरह से अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1671 तक पूर्ण अधिकार हो गया था। ठीक है ना? पूर्ण अधिकार हो गया था। तो मैंने ये सारी चर्चा आपसे किया कि डचों द्वारा लड़ा गया जो युद्ध था, कब और कहां लड़ा गया था और किस जगह पे लड़ा गया था, सब चीज मैंने ये युद्ध के बारे में चर्चा कर लिया। अब अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि नागरिकों का सहयोग क्या था डचों के बारे में लेकर, तो देखिए पुर्तगाल के लोग आए थे। ठीक है ना? पुर्तगाल के लोग अगर आए थे तो पुर्तगालियों ने इतना परेशान कर दिया था नागरिकों को कि नागरिक लोग चाहते थे कि पुर्तगाल यहाँ से भाग जाए। ठीक है ना?
बाकी जैसे होता नहीं, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बहुत मटर गश्ती करते रहते हैं, तो क्या होता है टीचर को बहुत परेशान करते हैं, बीच बीच में कमेंट करते हैं, ठीक है ना, टीचर परेशान हो जाता है, फिर वहीं पे मुर्गा बनवाते हैं, ठीक है ना, आइए स्वागत करते हैं। तो ऐसे हम भी तुमसे यही करेंगे अगर आप लोग बदमाशी करोगे, ठीक। तो वही है, तो ये पुर्तगाल के लोग ना बहुत परेशान करते थे, किसको, जो नागरिक थे वहां के, समझ लीजिए वो छात्र थे और टीचर लोगों को परेशान करते थे उसी तरह से। तो क्या हुआ कि जब ये लोग आए, डच के लोग जब आए, तो डचों ने क्या किया, डचों का साथ नागरिकों ने दिया। क्यों दिया, ताकि ये पुर्तगाल जो हमको परेशान कर रहे हैं, ये डच लोग इनको भगा दें यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि डचों को पूर्ण रूप से क्या मिला, पूर्ण रूप से नागरिकों का सहायता मिला, नागरिकों का क्या मिला, सहायता मिला, ठीक है ना। अब अगर डचों को नागरिकों का सहायता मिल गया है, तो ये बताइए कि अब डच लोग क्या करेंगे, नागरिकों की भी तो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे डचों द्वारा क्या हुआ, नागरिकों की भी हेल्प की गई, नागरिकों की भी क्या की गई, मदद की गई या हेल्प की गई। इतनी बात समझ में आया। अब कौन कौन सा मदद किए, इरिगेशन की है, यानी कि सिंचाई के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इरिगेशन के क्षेत्र में नागरिकों के लिए बहुत मदद की है, यानी कि सिंचाई, अगर मैं बोलूं सिंचाई के लिए किसका योगदान था, तो डचों का योगदान था, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि खेती में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिए डचों ने, किसके लिए, नागरिकों के लिए। क्या किया, तो खेती और सिंचाई के लिए ये क्या किए कि जो दक्षिण भारत था, मैं बताया ना, इधर के लोगों से, दक्षिण भारत के लोगों से नागरिकों को दास के रूप में मंगवाया और उनसे खेती करवाया। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दक्षिण भारत से क्या किया, दासों को मंगवाकर क्या करवाया गया, खेती करवाया गया, ताकि क्या हो, नागरिकों को मदद मिल सके। सिंचाई के नए नए साधन जो तरीके थे वो बताया गया, ताकि नागरिकों को मदद मिल सके। और इसी के चलते क्या हुआ, नागरिकों का सहयोग डचों को मिला, और जिसकी मदद से पुर्तगालियों को भगाने में डच सक्षम हो गए। मैंने आपको बताया नहीं कि 1671 तक पूर्ण रूप से मालाबार के क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया था, डचों का अधिकार हो गया था। तो अब आगे क्या हुआ कि जब ये खेती किए, तो खेती किस चीज की किए, तो यहाँ पे अगर मैं खेती की बात करूं तो कपास की खेती कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, ठीक है ना, सोरा की खेती कर रहे थे, ठीक है, सारे ये चार चीजें हैं, तो इन सब चीजों की खेती हो रही थी। और क्या हुआ कि जो ये नील की और कपास की जो ये खेती हो रही थी, यह एक बंदरगाह द्वारा कहाँ भेजा जा रहा था, तो ये यूरोप यानी कि डच भेजा जा रहा था। तो कौन से बंदरगाह, तो गुजरात के बंदरगाह द्वारा। तो यहाँ पे लिख लेना कि गुजरात के बंदरगाह द्वारा ये कहाँ भेजा जा रहा था, तो ये डच यानी कि नीदरलैंड भेजा जा रहा था। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आगे चलिए। तो थोड़ा सा इसमें समझिए, खेती हो रही है, तो खेती इस चीज की हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही थी ये भी तो जानना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में, यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर खेती होती थी। तो यमुना नदी की अगर चर्चा हो गई है, तो यहाँ पे गंगा नदी की चर्चा कर ले। तो यहाँ पर देखिए, गंगा नदी की अगर बात करूं, तो गंगा नदी के क्षेत्र में किस चीज की खेती होती थी, अफीम की खेती करवाते थे। और यह जो होता था, यहाँ से रेशम वस्त्रों की भी खेती होती थी, और जो यहाँ से मटेरियल मिलता था उसे मालाबार के तट और गुजरात के बंदरगाह द्वारा भेजा जाता था। तो मालाबार इसके साथ साथ गुजरात, इन दोनों के तटों से, बंदरगाहों से भेजा जाता था, कहाँ पे, तो डच भेजा जाता था।
तो यहाँ पे इतनी बात अगर मैंने कर लिया कि नागरिकों का सहयोग था, नागरिकों के सहयोग द्वारा ये लोग क्या किए, बहुत अधिक मात्रा में पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर निकालने में सक्षम हो गए थे। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं कि मसाला फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री कौन कौन सी थी। तो ये सारी मसाला फैक्ट्री नहीं है, मसाला फैक्ट्री के नाम से अगर जाना जाए तो किसे जाना जाए, 3 द्वीप हैं जिसे मसाला फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि मसाला फैक्ट्री, क्या मसाला फैक्ट्री, तो मसाला फैक्ट्री के नाम से 3 द्वीप हैं, 3 द्वीप या 3 स्थान है। इन 3 स्थानों के बारे में बताइए। तो पहला स्थान है मलक्का, मलक्का को मसाला का क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा है सुमात्रा, सुमात्रा, और तीसरा है हमारा जावा, जावा। ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये स्पाइस कंट्री के नाम से जाने जाते थे, यानी कि मसाला द्वीप यानी स्पाइस आइलैंड के नाम से जाने जाते थे। तो ये भी आप लोग समझ लेना। जबकि भारत मसाला के लिए नहीं प्रसिद्ध था। कब? डचों के आगमन के समय। तो अगर मैं बात करूं तो किस लिए प्रसिद्ध था भारत, तो भारत जो है वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये कौन से वस्त्र, तो सूती वस्त्रों के लिए। और जबकि मसालों के लिए कौन था, तो मसालों के लिए इंडोनेशिया का ये क्षेत्र, मलक्का हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो चलिए आगे अगर मैं बात करूं कि मसाला फैक्ट्री की हो गई, तो भारत में कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं। अब ये इंडोनेशिया से भारत आ रहे हैं। अभी तक तो ये सारे युद्ध लड़े, भारत आगे, भारत में खेती करवाई, दक्षिण भारत से मंगवाए, तो अपनी फैक्ट्री भी तो स्थापित करेंगे। जो सामान पैदा हो रहा है भैया वो कत रखोगे कि नहीं रखोगे। जैसे तुम्हारे घर में कोई चीज गेहूं धान हुआ तो उसको अपने घर में स्टोर करके रखोगे ना, तो वैसे ये जब खेती करवा रहे हैं नागरिकों से, जो हो रहा है उसको खरीद रहे हैं, तो वहां पे स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ किलाबंदी करवाएंगे ना, कोई घर बनवाएंगे ना। तो उसी के चक्कर में अब ये लोग क्या दुर्ग स्थापित करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। तो भारत में किस किस जगहों पे कहां कहां फैक्ट्रियां लगी, अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब अगला हेडिंग हमारी है, हमारा क्या है कि भारत में फैक्ट्री, क्या है, भारत में फैक्ट्री, भारत में फैक्ट्री। तो भारत में फैक्ट्री कहां कहां पे लगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डचों का पहला फैक्ट्री कहां पर था, तो डचों का पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में था। कहां पर था, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में था। और ये कब स्थापित हुआ था, तो 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि पहली फैक्ट्री है किसकी, डचों की। और दूसरी खास बात यह है कि कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। दूसरी की अगर बात करूं तो यहीं पर है, एक है पोतोपल्ली। क्या है, पोतोपल्ली, ये भी एक फैक्ट्री थी। यह नागपट्टनम के पास है, नागपट्टनम, नागपट्टनम के पास स्थित है, नागपट्टनम के पास स्थित है। तो ये हमारी हो गई पहली फैक्ट्री। ठीक है ना, उसी के पास स्थित पोतोपल्ली था, तो उसकी भी चर्चा कर लिया। लेकिन ये पहली नहीं थी पोतोपल्ली, मसूलीपट्टनम था। अगर मैं बोलूं कि दूसरी फैक्ट्री की बात बताओ, तो दूसरी फैक्ट्री थी पुलिकट। क्या थी, पुलिकट। कब स्थापित हुई थी, तो 1610 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और आगे चलकर ये 1690 ईस्वी तक यह मुख्यालय के रूप में बना रहा, फैक्ट्री के रूप में बना रहा। ठीक है ना। क्या कारण था कि इतने लंबे समय तक ये जो पुलिकट था, इतने लंबे समय तक फैक्ट्री या मुख्यालय के रूप में बना रहा। उसका कारण है, 3 कारण है। पहला कारण है कि यहाँ से मसालों का व्यापार होता था, मसालों का क्या होता था, व्यापार। दूसरा क्या कारण है कि सूती वस्त्रों का भी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है ना, तो जहां पे सूती वस्त्रों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो ये होता था यहाँ पर। और क्या होता था, तो मसाले हो गए, सूती वस्त्र हो गए, और बारूद या फिर खेती के भी यहाँ से काम होते थे। तो इसीलिए लंबे समय तक यहाँ पे स्टोर करते थे सामान को और ये बना लेते थे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बोर्ड पूरी तरह से भर गया है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर तुरंत मिलते हैं। ठीक है ना, ओके, लिख लिया ना, नोट कर लिया अच्छे से। चलो ये साफ हो गया, अब आगे चलते हैं। मैंने पुलिकट का बताया था ना, अच्छे से समझ में आया भैया,
सब चीज समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, खूब जल्दी जल्दी अब चल रहे हैं, ठीक। काफी ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया 1610 में पुलिकट 1610 से 1690 तक। 1690 तक पूरा क्यों बना रहा? क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। यहाँ पर क्या था? तीन चीजें थी आपका। यहाँ पे वस्त्र के लिए था, बारूद के लिए था, और सूती वस्त्र के साथ साथ खेती के लिए था। सारा चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इधर से होता था। और यहाँ पर इतने सारे चीज अगर थे तो यहाँ पर एक किला बनवाया गया था। उस किला का क्या नाम था? गोल्डरिया का किला। तो लिख लीजिए, पुलिकट में एक किले का निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था? किले का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पुलिकट में एक किले का क्या कराया गया? निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम गोल्डरिया का किला था। क्या था? तो गोल्डरिया का किला था। बात समझ में आई? पुलिकट की बात थी। अब आगे चलते हैं गुजरात की। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में एक क्षेत्र का नाम क्षेत्र है सूरत। तो सूरत में अगर मैं बात करूं 1616 ईस्वी में 1616 यानी कि 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई। सूरत में फैक्ट्री ठीक स्थापित हुई। तो 1616 या 16 ईस्वी में अगर मैं बात करूं तो ये हो गया। आगे चिंसुरा की बात करता हूं तो चिंसुरा में है 1653 में। चिंसुरा में क्या हुआ था? कब हुआ था? 1653 में। कहां पर है ये? तो ये बंगाल में। अब अगर बंगाल की बात कर रहा हूं तो बंगाल में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक है पिपली, एक है चिंसुरा, जो मैं आगे लिखा हूं ऊपर, ठीक है। तो पिपली और चिंसुरा जो है, एक मिनट मेरा गला फंस रहा है, एक मिनट में आ रहा हूं, तब तक ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। पानी पी के आ रहा हूं, ठीक है ना? ओके, ठीक। चलिए, थोड़ा सा गले में खराश हो गई थी, पानी पी के आ रहा हूं। तो अभी इतना चीज मैंने जो बताया, बंगाल में जो फैक्ट्री है, ये सारे देखिए हिंदी में है तो चिंसुरा है, चिंसुरा इंग्लिश में ही रहेगा। ये आपका पिपली है, हिंदी में है, इंग्लिश में रहेगा। इसमें कुछ बताने की नहीं है। तो जो कुछ होगा, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड वाले, सब चीज समझ में आएगा इजीली। आप लोग देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना? तो जब इसका मैं बोलूंगा कि किस समय ये स्थापित हुआ था फैक्ट्री बंगाल में, तो ये वाला 1627 ईस्वी में हुआ था और ये वाला हुआ था 1653 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1653 में चिंसुरा और 1627 में पिपली। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ये कहां पर है? ये बंगाल में है। क्या है ये? एक स्थान है, एक प्लेस है जो जहां पे फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है ना? अब 1653 की अगर बात हो गई है तो 1659 में बात करते हैं कि 1659 में कहां कहां पे स्थापित किया गया था। तो वो आपका था कासिम बाजार का क्षेत्र। तो लिख लीजिए, कासिम बाजार के क्षेत्र में जो कासिम बाजार था कासिम बाजार कहां पर है? ये कासिम बाजार ये है आपका बंगाल में, ठीक है ना? तो कासिम बाजार में हुआ था। उसके बाद बालासोर था। क्या था? बालासोर। तो बालासोर में था। और बालासोर के बाद नागपट्टनम या नेगापट्टनम, यहां पर भी आपका फैक्ट्री स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? तो ये हमारा 1659 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था। नेगापट्टनम, बालासोर और कासिम बाजार। क्लियर हो रहा? और यहाँ पे आपका 1663 में कोचीन एक प्लेस है, तो कोचीन में भी बात कर लेते हैं। 1663 में आपका कोचीन में फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो कोचीन में तो फैक्ट्री कहां कहां पे स्थापित हुई भारत में, ये सारा चीज हमने अच्छे से जान लिया, ठीक है ना? तो फैक्ट्री स्थापित के बारे में जब हो गया है तो अब हम बात करते हैं इनके शक्तियों की बात करते हैं। किनकी? डचों की। तो अब अगला हेडिंग हमारा होगा डचों की शक्ति, ठीक है ना? तो यानी कि पावर जो है, इनका जो शक्ति है,
ये नहीं कि कितने मतलब लड़ाई करने में, लड़ाई मतलब ये नहीं कि ये पुर्तगालियों को किस तरह से हरा दिए, नागरिकों को कितनी चालाकी से अपने में मिला लिए और दोनों को मिलाकर इनकी ताकत जो है, इनका जो पावर है वो बढ़ने लगा था। तो इनके पावर बढ़ने का, इनके ताकत बढ़ने का कुछ प्रूफ मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनकी शक्ति बढ़ गई थी। पहला प्रूफ क्या था, मैंने अभी ये पहला बात बताया कि नागरिकों का समर्थन था, नागरिकों का क्या था, समर्थन प्राप्त था, नागरिकों का समर्थन प्राप्त था, जिसकी वजह से इनको डर नहीं था। और 1672 से 1674 ईस्वी की अगर बात करें, यानी कि 1672 से 1674 की अगर मैं बात करूं, तो ये सूरत से बंबई का एक रास्ता था, सूरत से बंबई का जो रास्ता था, उस रास्ते में का आवागमन को, यानी कि आने जाने को रोक लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था। इससे पता चलता था कि इनकी शक्ति बढ़ गई थी। तो सूरत से बंबई रास्ते पर रोक लगा दिया था, रास्ते पर रोक, ठीक, किसके लिए, पुर्तगालियों के लिए रोक लगा दिया था। और बंगाल में इनके 3 जहाज को लूट लिया था, अपने में मिला लिया था या छीन लिया था। तो लिख लीजिए, बंगाल के 3 जहाज क्या किया, 3 जहाज लूट लिया या अधिकार कर लिया। किसके 3 जहाज थे बताओ, ये पुर्तगाल के 3 जहाज थे, उसको अधिकार कर लिया। तो ये बात थी, इससे पता चलता है कि डचों की शक्ति बढ़ गई थी। तो अब अगर बात करें कि डचों की कमजोरी क्या था, डच क्यों कमजोर होते गए, डच का पतन कैसे होता गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि डचों का कमजोर होना, डचों का कमजोर होना या डचों का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, यूरोप में अंग्रेज थे और डच थे। अंग्रेज कौन थे, ब्रिटिश के लोग थे। डच कौन थे, ये नीदरलैंड के लोग थे। दोनों में वहां पे युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में कोई जीता होगा, कोई हारा होगा। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो बैटल ऑफ आंग्ल एंड डच, अगर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो उसे बोलेंगे बैटल ऑफ आंग्ल एंड डच। और कहां पर वो हो रहा था, वो यूरोपियन कंट्री में हो रहा था। वहां पे कौन जीता, वहां पे आपके आंग्ल यानी कि ब्रिटिश लोग जीत गए, ठीक, और डच हार गए। तो वहां पर अगर हारे, यूरोप में अगर हारे, तो उसका असर भारत में भी तो पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि वही डच यहाँ पे भी आके राज किए हैं। वो खुद वहां पे हार गए, जहां पे उनका घर था, तो वहां से भेजे गए जो लोग यहाँ पे आए थे, वो भी तो हार जाएंगे। तो पहली बात लिखते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था, चल रहे क्या चल रहा था, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, आंग्ल और डचों के मध्य हो रहे युद्ध में क्या हुआ, डच हार गए। जब ये डच हार गए तो इनकी शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई, जिसकी वजह से इनकी शक्ति कमजोर हो गई, इनकी शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। यह बात समझ में आया। और भारत में उसका क्या असर हुआ, भारत में उसका असर हुआ 1759 में बैटल ऑफ बेदारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1759 क्या था, बैटल ऑफ बेदारा, ठीक ना, या इसे बेदरा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बेदरा। यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच, यानी कि ब्रिटिश एंड डचेस। तो यहाँ पे भी डच हार गए थे, डच क्या हो गए, हार गए। और किस क्षेत्र में हुआ था ये, जो इसे बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं, बेदारा को चिंसुरा भी कहीं पे अगर मिल गया, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो बेदारा मिले या चिंसुरा मिले, उसी को समझना। कब लड़ा गया था, 1759 में लड़ा गया था, ठीक। तो हार गए थे, यह बंगाल में लड़ा गया था। अगर आपसे कोई क्षेत्र पूछ ले किस जगह पे लड़ा गया था, तो बंगाल में हुआ था। इसमें डच हार गए थे। जब यहाँ पे डच हार गए तो यहाँ की इनकी शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। और किसकी शक्ति जीत गई, यहाँ पे अंग्रेज लोग अब बढ़ने लगे। एक तो अंग्रेज यूरोप में जीत गए, दूसरा अंग्रेज यहाँ पे भारत में जीत गए, ठीक है ना। भारत में
की जगह पे बंगाल। अगर यहाँ पे पूछे कि अंग्रेज की तरफ से यहाँ पे मेन करता धरता कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस समय मेन सरदार या गवर्नर था क्लाइव। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था किसकी तरफ से, लॉर्ड क्लाइव। तो ये लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश का है यानी कि अंग्रेज का है, ठीक है ना। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये इनकी शक्ति, डचों की शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि डच भारत में आए, इतने लंबे समय तक रहे, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या है कि ये कुछ सिक्के चलाए थे, आए थे तो कोई ना कोई सिक्का चलाए थे, और वो सिक्का था सोने का, वो सोने का सिक्का चलाए थे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सिक्का, कौन कौन से सिक्के चलाए थे और वो सिक्के किस चीज के बने थे और उसका क्या नाम था। तो सोने के सिक्के बनते थे, किस चीज के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए। तो यहाँ पे लिख लीजिए सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। और इसी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में बोला जाएगा पैगोडा, तो उसे बोला जाता है पैगोडा। उस सिक्के को नाम को अगर आपसे कहीं पे आ गया पैगोडा क्या है, तो आप बोलोगे सोने का सिक्का है जो डचों द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। तो ये अब ये बात आती है कि कहां पर चलाया गया था, तो क्षेत्र लिख लीजिए जहां पर ये फैक्ट्री अपनी स्थापित किए थे, उसी स्थान पर इनका सिक्का चलाया गया था। तो कौन सा था, कोचीन था। कोचीन में हमने बताया ना 1663 में कोचीन की स्थापना, देखिए लिखा होगा मैंने, देखिए कहाँ गया, शायद मैंने मिटा दिया, पिछले में था जो मैंने मिटाया था। तो यहाँ पर कोचीन में सोने के सिक्के चलाया था, ये हो गया। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी ना, फैक्ट्री स्टेब्लिश कहाँ किया था, मसूलीपट्टनम में किया था। तो वहां पे हमने बता दे, जरा देखिए मसूलीपट्टनम हो गया। फिर ये हो गया पुलिकट में हो गया, पुलिकट में हो गया, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर 1663 है, ये है कोचीन। यहाँ पे हमने बताया था कि ये अपना किला बनवा लिया था, ठीक ना, यहाँ पे दुर्ग बनाया था सामान रखने के लिए। तो कोचीन में सोने के सिक्के, मसूलीपट्टनम में सोने के सिक्के, और कहाँ पे, पुलिकट में और पांडिचेरी में, ये सारा चीज लिख लीजिए, पांडिचेरी में। तो जो ये स्थान है, इन स्थानों पे सोने के सिक्के पैगोडा चलवाया था, ठीक है ना। और यहाँ पर वो जो सिक्का था, उस सिक्का में क्या बना था, तो वहां पे भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति बनी थी। भगवान वेंकटेश्वर किसे बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो लिख लीजिए भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति बनी थी, भगवान वेंकटेश्वर की क्या बनी थी भैया, मूर्ति, जिसे ब्रैकेट में लिख लीजिए विष्णु भगवान है, ये कौन है, विष्णु भगवान की मूर्ति बनी थी। जो सिक्का नहीं था सोने का, उसमें वेंकटेश्वर की मूर्ति बनी थी, विष्णु भगवान की। तो ये सोने का सिक्का चलवाया था। तो अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे डच थे भारत में कब आए, तो मैंने आपको बताया था कि 1596 में यूरोप से चले थे और 1597 में पहुंच गए थे भारत, ठीक। तो 1596 से उनका शुरुआत हुआ, भारत आने के बारे में सोचे। कंपनी बनी 1602 में यानी कि 1602 में, और ये आने का क्रम भारत में आके फैक्ट्री का स्थापित किए तो 1605 में। तो यहाँ पर देखिए 1605 में फैक्ट्री बनी थी और 1825 तक ये पूरी तरह से भारत में छोड़कर जा चुके थे। तो ये आप लिख लीजिए कि 1605 से 1825 तक ये भारत में रहे और 1825 के बाद ये भारत में नहीं थे। यानी कि 1825 में अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा स्थान था 1825 में जिसे ये छोड़कर भारत से गए, तो यहाँ पे लिख लीजिए सूरत। सूरत लास्ट स्थान था फैक्ट्री के रूप में जिसे इन्होंने 1825 ईस्वी में छोड़ा, ठीक है ना। 1825 ईस्वी में इन्होंने सूरत को छोड़ा और अपना बोलिया बिस्तर बांधे और भाग गए अपने घर, ठीक। उनका घर कहाँ रहा, नीदरलैंड में था, ठीक है ना। तो ये हुआ 1825। लेकिन इसके पहले की कहानी क्या है कि 1814 में जब युद्ध हुआ था, एंग्लो डच संधि, यानी कि अंग्रेज के साथ डच के साथ
जो संधि हुई थी, ठीक है ना, उसी संधि के में क्या हुआ था कि डच हार गया था और अंग्रेज जीत गया था। अंग्रेज मतलब एंग्लो, ठीक, वो जीत गया। तो उसने संधि किया कि चलिए हम दोनों एक मिलजुल कर एक बात पर आते हैं। तो बात क्या थी कि जो कोरोमंडल का तट है, मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका ये है मैप भारत का दक्षिण वाला, तो इधर का जो क्षेत्र है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, ये वाला क्षेत्र। तो बोला कि कोरोमंडल का जो क्षेत्र है और जो बंगाल है, इधर साइड का जो क्षेत्र है ये है बंगाल। तो बोला कि कोरोमंडल का क्षेत्र और बंगाल पे आप युद्ध नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ व्यापार यानी कि ट्रेड कर सकते हो, कोई भी युद्ध नहीं कर सकते हो। तो कोरोमंडल और बंगाल पे सिर्फ व्यापार करने की बात कही थी, युद्ध नहीं। और बोले थे कि ये 10 साल बाद यानी कि 1824 में यह आप समाप्त हो जाएगा, आप व्यापार भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद संधि के तहत यह सारा क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन आ गया, यानी कि कोरोमंडल पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। सारा अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद फिर ये लोग लास्ट में 1825 में सूरत जो इनके अधीन था उसको छोड़कर भाग गए। तो यहाँ पर पूरी तरह से डच के बारे में कंप्लीट हमने बात कर लिया।